हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल माय लवली डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को ज्ञात होगा कि पीजीटी हिंदी का न्यू सिलेबस जारी हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी भी शुरू कर ली होगी। पीजीटी हिंदी का एग्जाम मार्च अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए, मेरे पास सिलेबस पड़ा है तो इस पर डिस्कस भी की जाए और जाना जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। तो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। Syllabus for Objective Type Subject Aptitude Test for Recruitment to Post of Lecturer School New in Hindi, Class 3rd, in the Department of Higher Education. This paper will be of 2 hours duration of 100 marks. The Objective Type Subject Aptitude Test shall cover following topics. तो चलिए इन टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स स्टडी करने हैं पीजीटी हिंदी एग्जाम के लिए। राइट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे विद्वानों द्वारा लिखा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें समझना है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कि प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास क्या रहा। और इसमें आता है इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, और फिर आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही और कौन कौन सी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां रही आदिकाल की। राइट, आदिकालीन सिद्ध साहित्य को पढ़ना होगा, नाथ साहित्य को पढ़ना होगा और प्रमुख कवि और रचनाओं को पढ़ना होगा। फिर इसी के अंतर्गत रासो काव्य, उसकी प्रवृत्तियां क्या रही, कौन कौन से रासो ग्रंथ रचे गए, जैन साहित्य, उसके प्रमुख कवि और रचनाएं, और अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों के बारे में भी पढ़ना होगा और उनके द्वारा लिखी गई जो हिंदी कविता है। राइट, फिर आदिकाल के बाद हमारे सामने आता है भक्ति काल, यानी कि जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल की क्या वैचारिक पृष्ठभूमि रही, यह पता होना चाहिए हमें। और भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण कौन कौन से रहे, साथ ही भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार क्या रहा, संत काव्य परंपरा, उसकी प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, सूफी काव्य परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं, इसी तरह राम और कृष्ण काव्य परंपरा, उनकी प्रवृत्तियां क्या रही, कवि और रचनाएं कौन कौन से रहे। राइट, तो ये भक्ति काल के अंतर्गत आ गया। आदिकाल, भक्ति काल, फिर उसी तरह से रीतिकाल, जिसे कि उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल की युगीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही, रीतिकाल का नामकरण और सीमांकन, रीति कवियों का आचार्यत्व। आपने देखा होगा रीतिकाल में कुछ कवि ऐसे भी रहे जो आचार्य तो थे ही और साथ में कवि भी थे, यानी कवि और आचार्य दोनों रहे। तो उनके द्वारा कौन कौन से रचनाएं लिखी गई, वो कौन कौन से कवि हैं, इन सब पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं उनको दोबारा से वॉच करके। राइट, आगे देखते हैं सिलेबस को। यहां पर देखिए रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी रही, अर्थात हम रीतिकाल में देखते हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 प्रमुख काव्य धाराओं का। तो इनकी प्रवृत्तियां यानी कि इनकी विशेषताएं क्या रही, क्या महत्व रहा, और रीतिकाल में कौन कौन से कवि हुए और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। फिर इसी तरह से हमारे सामने आएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो पद्य साहित्य है वो कौन कौन सा रचा गया आधुनिक काल में, जैसे आधुनिक काल की युगीन परिवेश है ना, कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही, आधुनिक काल का जो युग रहा उसमें इन सब बातों को देखना है। खासकर 1857 की क्रांति और फिर सांस्कृतिक पुनर्जागरण। राइट, तो ये परिवेश हमें पता होना जरूरी है अच्छे से। भारतेंदु और उनका युग आता है सबसे पहले आधुनिक काल के अंतर्गत, उसकी क्या प्रवृत्तियां या विशेषताएं रही, कौन कौन से कवि रहे भारतेंदु मंडल के और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई। फिर उसके बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग की भी प्रवृत्तियां, कवि, रचनाएं। फिर छायावाद आता है, छायावाद की भी प्रवृत्तियां, कवि और रचनाएं। फिर छायावादोत्तर
हिंदी कविता, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम देखते हैं, कवि और रचनाओं को भी देखते हैं, राइट। फिर इसके बाद आता है समकालीन हिंदी कविता और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं और कवि और रचनाएं। तो ये सब तो सिलेबस है ही, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमने वही पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आधुनिक पद्य साहित्य तो हमने देख लिया, फिर देखेंगे हम आधुनिक गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में क्या क्या आता है, देखिए हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, नवजागरण आंदोलन और आधुनिक काल, कौन कौन से नवजागरण आंदोलन चलाए गए इस युग में या चले, है ना, और हिंदी की विविध गद्य विधाओं का उद्भव और विकास किस तरह से होता है। गद्य विधाएं जैसे कि हिंदी कहानी का विकास कैसे होता है, प्रमुख कहानी आंदोलन कौन कौन से चले, कौन कौन से कहानीकार हुए, उनके द्वारा कौन कौन सी कहानियां रची गई। फिर इसी तरह से हिंदी उपन्यास का उद्भव कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, प्रेमचंद से पहले उपन्यास की क्या स्थिति थी, किस तरह से कौन कौन से उपन्यास रचे गए, फिर प्रेमचंद युग में कौन कौन से रचे गए, और फिर प्रेमचंद युग के बाद कौन कौन से हिंदी उपन्यास रचे गए। फिर समकालीन हिंदी उपन्यास, समकालीन मतलब 1960 के बाद का जो साहित्य या उपन्यास रचा गया, उसी को स्वतंत्रता के बाद, राइट, उसी को समकालीन की श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी नाटक का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, भारतेंदु युग में कौन कौन से नाटक रचे गए, फिर प्रसाद युग में कौन कौन से, फिर प्रसाद युग के बाद यानी कि प्रसादोत्तर युगीन कौन कौन सी नाटक रीतियां रची गई एवं कौन कौन से नाटककार हुए, राइट। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, कौन कौन से रचनाकार हुए, नाटक निबंधकार हुए और कौन कौन सी रचनाएं रची गई। देखिए नाटक तक मैंने आपको प्रॉपरली वीडियोस डाल दी हैं, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब हिंदी निबंध पर भी मैं वीडियोस डालूंगी जल्द से जल्द, और फिर हमारे पास हिंदी आलोचना बचती है, राइट, तो इन सब पर भी कंटिन्यू काम जारी रहेगा, आप वहां से समझ सकते हैं। तो हिंदी निबंध के बाद फिर हिंदी आलोचना का उद्भव कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, कौन कौन से प्रमुख आलोचक होते हैं और उनके द्वारा भी कौन कौन सी रचनाएं रची जाती हैं। खासकर स्त्रीवादी आलोचना किस तरह से की गई, यह जानेंगे, आपकी जो टॉपिक्स लगे हैं पीजीटी हिंदी न्यू सिलेबस में। फिर आगे देखिए हिंदी की अन्य गद्य विधाएं भी हैं, जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक के अलावा क्या है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और रचनाकार और रचनाएं, मतलब कौन कौन से रचनाकारों ने कौन कौन से रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज और आत्मकथा, यात्रा साहित्य लिखे, राइट। और उसी तरह से देखिए फिर विविध अस्मिता विमर्श, यानी कि जिसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श का वैचारिक आधार और प्रमुख प्रवृत्तियां आती हैं। इसके रचनाकार कौन कौन से हुए, रचनाएं कौन कौन सी रची गई, हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास कैसे हुआ, राइट। फिर इसके बाद साहित्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन, इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में, काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार क्या क्या हैं, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा, अलंकार संप्रदाय, अलंकार सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, अलंकारों का वर्गीकरण एवं प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन से रहे, ओके। रीति संप्रदाय आता है, फिर रीति की अवधारणा, काव्य गुण, रीति एवं शैली, रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं, और वक्रोक्ति संप्रदाय, इसमें वक्रोक्ति की अवधारणा, भेद, वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद, अर्थात रीति संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन रहे, वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन रहे, क्या क्या बातें इनमें महत्वपूर्ण रही। फिर उसी तरह से ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, इनके क्या सिद्धांत रहे, क्या भेद रहे, क्या स्वरूप रहा, राइट, ये सब बातें इसमें देखी जाएंगी। फिर उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें हम देखेंगे प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, और फिर आगे देखिए I.A. रिचर्ड्स। इन सब पाश्चात्य विद्वानों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और उनके सिद्धांत का क्या महत्व रहा, राइट, उनमें उन्होंने किन बातों को स्पेसिफाई किया, मतलब महत्वपूर्ण माना काव्य के लिए,
तो वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक समीक्षा की प्रमुख पद्धतियां क्या क्या रही, कौन कौन से वैचारिक दर्शन रहे, जैसे कि मार्क्सवाद क्या था, किसके द्वारा शुरू किया गया, यह पता होना हमें जरूरी है। उसी तरह से मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, शैली विज्ञान, नई समीक्षा, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, देरिदा की विखंडन की अवधारणा क्या थी, उत्तर आधुनिकतावाद, राइट। तो ये सब आता है आधुनिक समीक्षा की प्रमुख पद्धतियों के अंतर्गत। तो ये सब भी पढ़ना है हमने। और फिर उसके बाद देखिए शुरू में क्या है कि हिंदी भाषा और उसका विकास कैसे हुआ, हिंदी की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, जैसे आपने देखा ही है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन कौन सी रही। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, शौशैनी, मागधी और अपभ्रंश आती है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं आती हैं, जैसे कि खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, राइट। और हिंदी के विविध रूप, यानी कि हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था किस तरह है, किस तरह की है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, हिंदी शब्द रचना जिसमें कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास आते हैं, ये भी आपने देखने हैं। हिंदी की रूप रचना कैसी है, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, ओके। और हिंदी वाक्य रचना, तो ये सब आ जाता है। और फिर हिंदी भाषा के, यानी हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति रही, संचार माध्यम और हिंदी, इन सब का आपस में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, किस तरह का समन्वय स्थापित होता है, कंप्यूटर और हिंदी, राइट। तो ये आपका सिलेबस है, आगे देखते हैं। फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या रही, संविधान में हिंदी को क्या दर्जा दिया गया, देवनागरी लिपि और इसकी विशेषताएं तथा मानकीकरण। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आता है हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु निर्धारित प्रमुख रचनाएं। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये सब तो देख लिया हमने सिलेबस, लेकिन इसमें भी आपने बिल्कुल बारीकी से किस किस टॉपिक को अवश्य ही स्टडी करना है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बड़ी बारीकी से आपके सामने रखा है, तो आप भी देख लीजिए। जैसे हिंदी साहित्य के अध्ययन हेतु निर्धारित ये प्रमुख रचनाएं हैं कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन हिंदी काव्य। तो इसमें कबीर ग्रंथावली, यानी कि यहाँ पर संपादक है इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर ग्रंथावली को आपने इसके अंतर्गत पद संख्या 108 से 209 तक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं पद, राइट। और जयसी ग्रंथावली जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसका जो भाग है मान सरोदक खंड एवं नागमती वियोग खंड, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सूरदास का भ्रमर गीत सार आपको पढ़ना है, जिसके संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसमें भी कौन कौन से पद पढ़ने हैं, पद संख्या 21 से 70 तक के ही पद पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने हैं, ओके। और मीराबाई पदावली जिसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, तो मीराबाई पदावली के पद संख्या 1 से 20 तक आपको पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, समझने हैं अच्छे से। उसी तरह बिहारी सतसई जिसके संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी सतसई के पद 1 से लेकर 50 तक आपको पढ़ने हैं। घनानंद कवित जिसके संपादक हैं विश्वनाथ मिश्र, तो कवित संख्या 1 से 30 तक आपको कवित देखने हैं, राइट। तो ये सब आपको देखना ही देखना है। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत लिखी गई है ना, तो उसका 9वां सर्ग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का आपको कौन सा सर्ग पढ़ना है, श्रद्धा और आनंद सर्ग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो राम की शक्ति पूजा है और सरोज स्मृति, उसको स्टडी करना है। और उसी तरह सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन और नौका विहार कविता को आपने पढ़ना है। महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली, बीन भी मैं हूं तुम्हारी रागिनी भी हूं, और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो।
फिर विकल हैं प्राण मेरे जो तुम आ जाते एक बार। तो महादेवी वर्मा की ये कविताएं आपने अवश्य पढ़नी है और रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी का तृतीय खंड तृतीय अंक पढ़ना है। अंडरस्टैंड। और उसी तरह देखिए नागार्जुन की कविता है अकाल और उसके बाद, और शासन की बंदूक तथा मनुष्य हूं। यह सब हमें देखना है। उसी तरह से सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अगेत की कलगी बाजरे की असाध्य बीणा, यह दीप अकेला और हरी घास पर क्षण भर, और मुक्तिबोध की अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस फैंटेसी शैली में लिखी हुई ये 2 लंबी कविताएं। तो ये सब देखना है आधुनिक काव्य के अंतर्गत, राइट। और उसी तरह से भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा की जंगल, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, और धूमिल की काल दर्शन, रोटी और संसद और मोचीराम, ये कविताएं आपने अवश्य आपको मतलब अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए। और फिर देखते हैं आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत जो हमें देखने हैं उपन्यास। देखिए यहाँ पर ज्यादा उपन्यास नहीं दिए गए हैं आपको, तो इन उपन्यासों को आप बिल्कुल रट लीजिए। मुंशी प्रेमचंद का गोदान, फणीश्वर रात रेणु का मैला आंचल, अगेय का शेखर एक जीवनी, उसका भी भाग 1, राइट। भाग 2 है ना इसमें, तो शेखर एक जीवनी का भाग 1, और भीष्म साहनी का तमस उपन्यास तथा मनु भंडारी का आपका बंटी। इन सब के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और कहानियों में आपको माधवराव सुप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जिनेन्द्र कुमार की पत्नी, अगेय की रोज जिसे गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, उषा प्रियंवदा की वापसी, निर्मल वर्मा की परिंदे, और फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, तथा अमरकांत की जिंदगी और जोंक, और ज्ञान रंजन की पिता कहानी। तो देखिए कहानी भी आपके सामने दे दी गई है कि आपने कौन कौन सी कहानियां अवश्य पढ़नी है। उपन्यास कहानी हो गए। अब देखते हैं नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लक्ष्मी नारायण लाल का एक सत्य हरिश्चंद्र, और धर्मवीर भारती का अंधा युग, राइट। तो ये नाटक आपको देखने हैं। और फिर निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जैसे निबंध देखना है आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा हुआ भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, तथा आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, निबंध है यह आचार्य शुक्ल का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा का घीसा, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। तो ये निबंध आपको देखने हैं, राइट। तो आप देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अब किस तरह से स्टडी करना है। बाकी ये जितने भी यहाँ पर 2-4 गिने चुने निबंध हैं और नाटक हैं तथा आपकी कहानी और उपन्यासें, अगर इनके बारे में आपको साथ में थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, वीडियोस बनानी होगी, तो आप बता देना मुझे, मैं इस पर आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, राइट। प्रॉपरली हम डिस्कस कर लेंगे। ये 2-4 जो कहानियाँ हैं और नाटक और निबंध हैं और उपन्यास, इन पर वीडियोस में ले आऊँगी आपके लिए, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ओके। बस पीजीटी हिंदी के विद्यार्थी हैं आप, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप डट जाइए, सिलेबस आपके सामने ही है, ओके। तो ऑल द बेस्ट।